नमस्कार, मैं कीर्ति पांडे भावराव देरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा से। आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल वाली बुक के पाठ 1 संसाधन एवं विकास इसके 5वें भाग को समझने जा रहे हैं और आज हम जानेंगे भू संसाधन के बारे में। विस्तार से आज हम जानेंगे। भूमि जो है वो प्रकृति का एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, इसीलिए हमें इसका बहुत सावधानी से उपयोग करना चाहिए और प्लानिंग के साथ योजनाबद्ध तरीके से हमें इसका उपयोग करना चाहिए। हमारे जो भारत देश की जो मुख्य भूमि है उसकी भौगोलिक क्षेत्र है वो पर्वत, पठार और मैदान। इसका ये आप देख रहे हैं, मैदान जो है वो 43% है हमारे देश में। इसी प्रकार पर्वत 30% और पठार 27% है। तो ये हमारे देश में मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत क्षेत्र है। आगे हम चलते हैं कि ये जो है हमने पढ़े इतना प्रतिशत है क्षेत्र इनका। जो मैदानी भाग है वो 43% है, जो कि कृषि उद्योग के विकास के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है। इस क्षेत्र में हम कृषि कार्य करते हैं और उद्योग वहाँ पर स्थापित है। इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। इसी तरह पठारी क्षेत्र जो कि 27% है और यहाँ पर खनिज, जीवाश्म ईंधन, वनों के अपार संचित कोश हैं, ये हमें प्राप्त होता है। इनसे उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसी तरह पर्वत 30% है हमारे देश में, जहाँ पर 12मासी नदियाँ बहती हैं और ये पर्यटन विकास की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है तथा पारिस्थितिक संतुलन के लिए भी यह क्षेत्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे भारत में भू उपयोग प्रारूप, बच्चों इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी की बुक में भी ये क्वेश्चन है कि भारत में भू उपयोग प्रारूप के बारे में लिखिए। तो भारत का जो पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल है, जैसा कि 9th क्लास में आपने पढ़ा है, वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसमें से 93% जो भाग है उसके ही भू उपयोग के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध है कि यहाँ पर कृषि होती है, उद्योग हैं, सड़कें हैं, रेलवे लाइन है, अन्य किसी कार्य के लिए हम उपयोग करते हैं। ऐसा हमारे पास 93% भाग की जानकारी उपलब्ध है, लेकिन 7% की जानकारी उपलब्ध नहीं है। वो 7% कौन सा भाग है वही जान लेते हैं। वो है असम, जो पूर्वोत्तर राज्य है उसमें असम की जानकारी तो है हमारे पास। उसके अलावा अन्य जैसे कि आपको पता है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे ये जो राज्य हैं इनके जो भूमि उपयोग के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वो दुर्गम इलाके हैं और वो किसी उपयोग के आ नहीं सकते, नाप नहीं हो रही है उसकी, तो इस प्रकार इसके सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में जो पाकिस्तान द्वारा अधिकृत और चीन द्वारा जो अधिकृत हमारा भूभाग है उसके भी आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है। आगे है स्थायी चरागाह भूमि। जो स्थायी चरागाह भूमि है वो भी हमारे पास कम है। हमारे जो पशुधन है उसको चराने के लिए ये जो भूमि है ये पर्याप्त नहीं है। परती भूमि जो कि ऐसे ही छूटी रहती है, जिसमें हम कृषि कार्य नहीं करते हैं और वो भूमि भी उपजाऊ नहीं है। तो इस प्रकार हमारा भूमि उपयोग प्रारूप है। एक और है निवल, मतलब शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ये हमारे पास 54% है। भारत का शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र 54% है। 1 नंबर का प्रश्न आता है बच्चों, 54% भाग हमारे देश का शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र है। अब जो ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र भी सभी राज्यों में बराबर नहीं है, सभी राज्यों में इसका परसेंटेज अलग अलग है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा, हमने पिछले साल पढ़ा था, पंजाब और हरियाणा में आधुनिक ढंग से कृषि होती है। तो यहाँ का इन दोनों राज्यों में जितना भी भूमि है उसका 80% भाग में खेती होती है। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार में 10% से भी
कम भाग पर कृषि की जाती है। आगे चलते हैं बच्चों। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति बनी थी 1952 में। तो 1 नंबर का प्रश्न बच्चों आता है कि हमारी राष्ट्रीय वन नीति कब बनी थी। 1952 में हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति बनी थी और इसके अनुसार 33% जो हमारी पूरी भूमि है उसके 33% भाग में वन होने जरूरी है और जिसकी तुलना में हमारे देश में वन कम है। और ये 33% भाग क्यों होना चाहिए? ये पारिस्थितिक संतुलन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके अलावा जो भूमि उपयोग के जो है 2 भागों में बटा है, एक तो बंजर भूमि होती है और दूसरी होती है गैर कृषि प्रयोजन में लाई गई भूमि। तो जो बंजर भूमि है वो पहाड़ी क्षेत्र, चट्टानी, सूखाग्रस्त इलाकों और जो है मरुस्थलीय भूमि इसमें शामिल है, जो कि बंजर भूमि में आती है इसके अंतर्गत। इसी प्रकार गैर कृषि प्रयोजनों में लाई गई भूमि कौन सी है? वो है बस्तियां, सड़कें, रेलवे लाइनें और उद्योग, इसमें आते हैं। गैर कृषि प्रयोजनों के लिए ये भूमि उपयोग में लाई जाती है। तो इस प्रकार आगे चलते हैं बच्चों कि हमारे देश में भूमि का निम्नीकरण क्यों हो रहा है, भूमि का ह्रास क्यों हो रहा है। क्या कारण है कि हमारे देश की जो भूमि है उसकी गुणवत्ता खत्म होती जा रही है, उसकी जो क्वालिटी है वो खत्म होती जा रही है। तो उसके बारे में कि सबसे पहले जल अपर्दन, हमारे देश में जो बारिश आ रही है या फिर जो लैंडस्लाइडिंग हो रही है या अन्य किसी कारण से जो जल है जो जल है उसकी वजह से ऊपरी परत मिट्टी की वो बहकर दूसरे स्थान पर चली जा रही है। आगे जो है वनोन्मूलन, वनों को हम काटते जा रहे हैं और अनेक प्रयोग में हमें वन हमारे लिए, क्योंकि वनों से लकड़ी मिलती है और वनों से अन्य जो उपयोगी पदार्थ मिलते हैं, तो इस वजह से हम वनों को काटते जा रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र की वजह से, आवासीय भवन बनाने की वजह से। तो इसी वजह से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। फिर अति पशुचारण, पशुओं को बहुत अधिक चरा रहे हैं और वो कौन कौन से राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जहां पर कृषि भूमि जो है वहां पर पशुओं को चराया जा रहा है। इसी प्रकार खनन कार्य, ऐसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, जैसे कि आपने को पता है, इन क्षेत्रों में खनन कार्य होता है और खनिज संसाधन इन राज्यों से मिलते हैं, हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि खाने खोद देते हैं और खानों में से जो खनिज पदार्थ है वो निकालते हैं और जो आगे फिर दूसरा, जैसे इतना खड्डा खोदा उसमें से खनिज का निकाले और उसके बाद में उसको आगे एक्सटेंड करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, खोदते जाते हैं और जमीन में बहुत गहरा गड्ढा हो जाता है। जबकि इतने का उपयोग करने के बाद इसको भर देना चाहिए, इसको अन्य किसी कार्य में लेना चाहिए, कृषि कार्य में या कोई कार्य में, और इससे क्या हुआ, भूमि का हम उपयोग कर पाएंगे। तो इस प्रकार खनन कार्य भी भूमि निम्नीकरण का एक कारण है। फिर है अधिक सिंचाई। आपको जैसे पता है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आधुनिक ढंग से खेती होती है, तो उसमें सिंचाई भी होती है। तो इन राज्यों में बहुत ज़्यादा सिंचाई हो रही है, इस वजह से भी भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। फिर उद्योग, जैसा कि प्रमुख है सीमेंट और चूना पत्थर उद्योग। तो इन उद्योगों से जो निकलता है, सीमेंट उड़ के जाता है, चूना उड़ के कृषि जो भूमि है उसमें ऊपरी परत इसकी भिज जाती है। तो इस वजह से भूमि की जो ऊपरी परत है वो खराब हो जाती है, उसकी उर्वर क्षमता खत्म हो जाती है। इस वजह से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। फिर है औद्योगिक जल निकासी। उद्योगों से जो जल बह कर जा रहा है तो उसमें केमिकल मिले हुए हैं, तो इन केमिकल की वजह से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, भूमि की उर्वर क्षमता खत्म होती जा रही है। तो ये कारण है भूमि निम्नीकरण के। अब हम उपाय भी जान लेते हैं कि भूमि निम्नीकरण को दूर करने के उपाय क्या हैं।
सबसे पहले तो वन रोपण करना चाहिए, हमें वन लगाने चाहिए। एक पहला तो हमें काटनी नहीं चाहिए, और बल्कि क्योंकि 33% भाग पर जो कुल भूमि है उसके 33% भाग पर वन होने जरूरी है, तो हमें वन और रोपित करने चाहिए, लगाने चाहिए। और चरागाहों का उचित प्रबंधन करना चाहिए। जो चरागाह है, पशुधन, ये भी हमारे पास धन है, एक संसाधन है ये भी, तो इनको भी भोजन चाहिए। तो इसलिए ऐसी कुछ भूमि निश्चित करनी चाहिए, इसकी प्लानिंग करनी चाहिए, और इस प्रकार जो है पशुचारण हम करेंगे तो इससे क्या होगा कि भूमि का निम्नीकरण नहीं होगा। इसके अलावा पेड़ों की रक्षक मेखला, पेड़ जो बड़े बड़े पेड़, कृषि भूमि है उसके चारों तरफ बड़े बड़े जो है पेड़ लगाने चाहिए, जिससे क्या होगा, वो जो पेड़ होंगे वो मिट्टी को बांधे रहेंगे और मिट्टी की जो ऊपरी परत पानी से या हवा से कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगी। तो इससे भूमि की उर्वरता बची रहेगी, भूमि का उपजाऊपन बना रहेगा, भूमि का निम्नीकरण नहीं होगा। फिर रेतीले टीलों पर कांटेदार झाड़ियां लगाकर, जैसा कि आपको पता है रेतीली जो टीले हैं आपने 9th क्लास में पढ़ा है, और रेत जो है उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो इसी वजह से रेतीले क्षेत्र में कांटेदार झाड़ियां होती हैं, उपयुक्त है, वहाँ पर कम पानी होता है, इसलिए तो वहाँ पर कांटेदार झाड़ियां लगाई जाए, जिससे कि जब हवा आए तो वो हवा का प्रभाव जमीन में इतना नहीं हो और मिट्टी उड़कर दूसरे स्थान पर ना जाए और ऊपरी परत उसकी बची रहे और भूमि का निम्नीकरण नहीं हो। फिर है बंजर भूमि का उचित प्रबंधन करके, तो बंजर भूमि जो है उसका हमें उचित प्रयोग करना चाहिए, और जो उसको उसमें उर्वर खाद डालकर और उसकी सिंचाई कर कर, उसकी समय पर निराई गुड़ाई कर कर और उसे उपयोगी बनाना चाहिए। इस प्रकार हम भूमि के निम्नीकरण से बच सकते हैं, नहीं तो जो बंजर भूमि है वो बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार खनन पर हमको नियंत्रण रखना है, जो हम बड़ी मात्रा में खनिजों का दोहन कर रहे हैं तो उसको नियंत्रित मात्रा में करना चाहिए। इसके अलावा औद्योगिक जल परिष्करण, तो जो उद्योग हैं उनका जो जल है उसका ट्रीटमेंट करके उसके बाद ही मिट्टी में बहाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो उनके रासायनिक तत्व हैं वो मिट्टी में नहीं मिलेंगे और जमीन का जो भूमि है उसका निम्नीकरण नहीं होगा। तो बच्चों, आज का भाग समाप्त हुआ। धन्यवाद, नमस्कार।